बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ उसमें यह अपनाया गया, इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया जाए कि 90 रोज़ के अंदर आईनी तौर के ऊपर जो इंतखाबात पंजाब में होना है उनको मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि गवर्नर की जानिब से तारीख नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन भी तारीख नहीं दे रहा। आईनी तौर के ऊपर अगर इससे रूगर्दानी होती है तो फिर आइन से इनहराफ किया जाता है, तो इसका पाबंद बनाया जाए हुकूमत को भी, इलेक्शन कमीशन को भी और मुंतजमीन को भी कि इलेक्शन का इनकाद करवाया जाए। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समात हुई और आज के दिन जो मौकिफ अपनाया गया था उस पर दलाइल तलब किए गए। गवर्नर के वकील ने यह कहा कि मैंने असेंबली तहलील नहीं की, यह असेंबली स्पीकर की जानिब से तहलील की गई और उससे पहले यह वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इसको तहलील किया है। तो आईनी तौर के ऊपर यह मुझ पे कदगन नहीं आती कि मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान करूं। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया तो उनका यह कहना था कि हम तारीखें दे चुके हैं, लेकिन मुंतजमीन की जानिब से हमें कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही, तो हम किस तरीके से इलेक्शन करवाएं। फिर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब किया गया। दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया और बिलाखिर अब से 1 घंटा पहले अदालत आलिया ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है, जिसमें पाबंद बनाया गया इलेक्शन कमीशन को कि 90 रोज के अंदर ही इलेक्शन का इनकाद पंजाब में करवाया जाए। अब इसके बाद सूरत हाल क्या होगी, कितनी सियासत में तेजी आएगी, इसके ऊपर भी बात की जाएगी और कुली तौर पर सियासी मंजरनामा भी देखा जाएगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, बड़ा आया है, कयास आ रहा है, ये हो रही थी कि कोई नहीं होंगे इंतखाबात, आम इंतखाबात और ये इंतखाबात इकट्ठे ही होंगे, डिले कर दिया जाएगा। अब अदालत आलिया के फैसले के बाद सियासी मंजरनामा कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, याद करें मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो पाकिस्तान का टोटल सियासी माहौल तब्दील हो चुका होगा। मैंने कहा था आपको कि इलेक्शन होंगे, इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ये उससे भाग नहीं सकते। अब ये जाएंगे अगली पिटीशन में, उसके बाद फिर पिटीशन में जाएंगे, ये 101 पिटीशंस में चले जाएं, इन्हें इलेक्शन कराना पड़ेंगे। ये एक ऐसा आईनी मसला है जिसको आपको हर सूरत में हल करना पड़ेगा। आप ये कहें कि हम पैसे नहीं दे सकते, आप ये कहें हम फलां चीज़ नहीं कर सकते। देखें, आईजी पंजाब कह गए हैं जी हम फोर्स देने के लिए आप फैसला करें, हम उस पर अमल करेंगे। चीफ सेक्रेटरी कह गए जनाब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, हम इलेक्शन कराएंगे। यही बात आईजी केपी के और आईजी केपी के चीफ सेक्रेटरी केपी के भी कह चुके हैं। अब जब कोर्ट ने आइन को देखना है, आइन के मुताबिक हुक्म दे दिया गया है, अब देखना यह है कि वो इलेक्शन कमीशन जो हमेशा ये कहता है कि जनाब मेरे फैसले पर अमल नहीं होता तो तौहीन अदालत भी है, और उस पर वो तौहीन के नोटिस भी जारी करते हैं और उसके बाद FIR तक दर्ज हो जाती हैं। तो अब क्या इस पर अमल होता है कि नहीं होता? क्या 24 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है या इस फैसले को चैलेंज किया जाता है? ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन जल्दी हो या लेट हो, इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब आज के फैसले, यही फैसला आना था यस सर, कानून और आइन के मुताबिक यही फैसला आना था। आप गौर करें ज़रा कि आज के फैसले से पहले, याद करें मैंने कहा था, अपने इसी प्रोग्राम में कहा था कि कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को हलकों में इलेक्शन कैंपेन की हदायत कर दी है और कप्तान ने कह दिया है कि आप जाएं, जाके इलेक्शन कैंपेन करें। कप्तान ने 80% नशिस्तें फाइनल कर दी हैं, निशान लगा दिए हैं। सिर्फ अब इंटरव्यू और एक जिसे कहते हैं ना कि सर मामूली सा एक चीज रह गई है कि आप खाना पूरी वो करनी है, हुज्जत तमाम करनी है। लेकिन अभी फैसले के बाद ये जो फैसला हुआ है, इसके बाद तो क्लियर कर दिया गया। या सर मैं कुछ ब्रेक कर देता हूं आपको, मैं कुछ नाम ब्रेक कर देता हूं जिनको कहा गया था। आप याद करें, हर हल्के में महंगाई के खिलाफ एक बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही थी, हर हल्के में लोग रैलियां निकाल रहे थे। वो रैलियां महंगाई के खिलाफ नहीं थी या सर, वो रैलियां इलेक्शन कैंपेन थी। अब मैं आपको बताता हूं जी, लाहौर से मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, शबीर गुजर, ज़हीर अब्बास खोखर, मियां अकरम उस्मान और यासर गिलानी। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद, शबीर गुजर, ज़हीर अब्बास खोखर, मियां अकरम उस्मान और यासर गिलानी, इनको फाइनल कर दिया गया है। इनको लाहौर से फाइनल कर दिया गया है। लिस्ट कब जारी होती है आप देख लीजिएगा। आगे आप आ जाए,
जीटी रोड पे बड़ा काम हो रहा है। शेखुपुरा में इन्होंने एक हल्का है जिसमें 3 उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से शकील अताउल्ला विरक, तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार हैं, कंवर सईद और असलम बलोच। अब इन तीनों में से अगर वहां पर कहते हैं जो मुकाबला कर सकता है, जो मियां जवेल लतीफ को भी टफ टाइम दे सकता है कौमी हल्के में, सूबाई हल्के में, वो है शकील अताउल्ला विरक। वो डंडी पट्टी कहता है खानदान ये कायम है, ये कर सकता है। अच्छा, नीचे आ जाए अवैस उमर विरक, ये बिल्कुल नौजवान सा लड़का है। इसने परसों एक रैली निकाली है, उस रैली में 1500 गाड़ी थी। अवैस उमर विरक की ये बच्चा है। ये आपको याद है एसपी होते थे उमर विरक साहब, ये उनका साहबजादा है। और बड़ा मैं तो इसके इखलाक को और इसके जलसों को देखकर परेशान हो गया। ये कप्तान ने कहा जाए अब इलेक्शन लड़े, ये शरकपुर वाले हल्के में लड़ रहे हैं इलेक्शन। उसके बाद आज सरदार सरफराज अहमद डोगर, अवैस उमर विरक हल्का है 139, इसमें फाइनल कर दिया गया है। फिर आज PP 143, इसमें सरदार सरफराज डोगर को फाइनल कर दिया गया। मतलब इन्होंने पहला टारगेट रखा था लाहौर के साथ शेखुपुरा, और शेखुपुरा के साथ आप आगे गुजरांवाला, यानी ये करीब जो इलाके हैं फैसलाबाद, यहां से जो जहां पे हमेशा नून लीग समझती थी हमारा घर है, वहां पे कर दिया गया है। और MNA की सीटें, जब MNA का मामला आएगा आपको MNA की सीटें भी नजर आएंगी। मतलब अब मुझे बताएं, ये जितने मैंने नाम लिए हैं, शकील अता विरक, कंवर इमरान सईद, अवैस उमर विरक, सरदार सरफराज डोगर, असलम इकबाल, महमूद रशीद, शबीर गुजर, अब्बास खोकर, अकरम उस्मान, यासिर गिलानी, आप ये इलेक्शन डे पे भी देखिएगा, ये तमाम की तमाम सीटें PTI बड़े मार्जिन से जीतेगी, छोटे मार्जिन से नहीं। ये जहां पर शरकपुर की नशिस्त पर PTI को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई थी ना, वहां से ये नौजवान अवैस उमर विरक जो है वो जीतेगा। और अगर काफ लीग की एडजस्टमेंट के साथ, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की एडजस्टमेंट पर अगर आपने इन्होंने दे दी PP 140 में शकील अता विरक को टिकट, तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि मियां जवेल लतीफ़ का उम्मीदवार किस तरह पिटता है। वहाँ पे कंवर सईद भी है, वहाँ पे राशिद सिंधु भी हैं, वही उम्मीदवार है। लेकिन मैं आपको तगड़े उम्मीदवार कह रहा हूँ, बाकी जगहों पे फाइनल कर दिया। सरदार सरफराज डोगर पिछली दफा चंद वोटों से आ रहा था आजाद, अब उसको PTI फाइनल कर चुकी है। भाई PTI को पता था इलेक्शन हो रहे हैं, कहने का मकसद उन्होंने अपनी कंपेन, अपनी चीजें सारा कुछ क्लियर करके मेहनत शुरू कर दी थी। नून लीग जो है वो घबरा गई। नून लीग किसी एक हल्के में आपको रैली नजर आई, किसी एक हल्के में आपको नून लीग के जलसे नजर आए, किसी एक हल्के में आपको नून लीग के वर्कर घरों में जाते नजर आए, किसी एक हल्के में आपको नून लीग के वर्कर जो है वो मेहनत करते नजर आए? लेकिन उनके वर्कर्स कन्वेंशंस तो हो रहे हैं ना, वो भी कितने बड़े वर्कर कन्वेंशन है मुझे एक बताएं। ये अभी आप सिर्फ चले मरियम साहबा जा रही है वर्कर कन्वेंशन में, ये पीछे जरा आप देखें ना, हम एक फुटेज दिखाते हैं, उस फुटेज में आप देखें सरदार सरफराज डोगर का कितना बड़ा जलसा हुआ है। आप देखें वो एक MP के उम्मीदवार है, मरियम से बड़े ज्यादा लोग उनके पास है। अवैस उमर विरक बिल्कुल MPA के उम्मीदवार है और उनकी जुलूस हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं। तो फिर मुझे बताएं, जहां पर ये सारा कुछ एक MPA के हल्के का उम्मीदवार मरियम से बड़ा जलसा कर रहा हो, एक MP के हल्के का उम्मीदवार उससे बड़ा जुलूस निकाल रहा हो, तो फिर क्या बाकी रह क्या जाता है? तो ये तो बड़ी क्लियर सी चीज है यासर साहब, बिल्कुल बड़ी तब्दीली आने वाली है, बड़े सियासी चेहरे आउट होने वाले हैं। ये अब मैं आपको बताता हूं, ये अब भी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अगर नहीं देगा तो वह पिटीशन में जाएगा ना, आगे से आगे। लेकिन ये जितनी भी कोर्टों में चले जाए, जितनी भी जगह पर चले जाए, आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। राणा साहब, इसमें रमजान शरीफ में इलेक्शन होंगे। इसमें एक सवाल है, मैं आपसे इस पे मजीद भी तफसीलात जाऊंगा। इस पे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिराज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सिराजुल हक साहब, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि 90 रोज के अंदर आईनी मुद्दत पूरी होती है, तो उसी दौरान इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया गया कि आपको इलेक्शन करवाना होंगे। आप क्या समझते हैं कि आइन से रूगर्दानी करते हुए इलेक्शन कमीशन कोई हरबा आजमा सकता है, इलेक्शन को तवालत दी जा सकती है? देखिए, हमारी तजवीज़ तो यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शदीद जहरीली पोलराइजेशन है और सियासत अब दुश्मनी में तब्दील हो गई है, गाली गलोच अब दलील बन गया है, इसका इलाज जुज़वी इलेक्शन नहीं है कि 2 ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो, फिर बाकी 2 इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो।
हम तो समझते हैं कि एक यूनिफॉर्म तरीके से जनरल इलेक्शन हो और उससे पहले तमाम स्टेक होल्डर बैठ जाए और खेल के जो रूल्स है उस पर एक इत्तेफाक हो जाए, वरना ये इलेक्शन हो भी जाएगा, चले 90 दिन बाद, 40 दिन बाद, इसके बाद फिर लड़ाई होगी, फिर क्या होगा, फिर भी यही गंदा खेल चलेगा। सराज साहब, आपने हमेशा आइन और कवानीन की बात की है। जमात इस्लामी आइन की बात करने में बिल्कुल सबसे आगे होती है। 2 असम्बलियां तहलील हो गई, आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। आपने कराची में इलेक्शन जीता, आपके इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आप कहते हैं कि सारे इलेक्शन एक वक्त में हो, उसके लिए भी सारे ही तैयार हैं सवाए हुकूमत के। आप और तहरीक इंसाफ तैयार हैं, लेकिन हुकूमत उसमें तैयार नहीं है। तो फिर आइन की जहां बात होगी तो आप किस तरह ये 90 दिन जो है असम्बलियां तहलील होने के बाद उस आइन को किस तरह तब्दील करके इकट्ठे इलेक्शन हो सकेंगे? देखिए, मेरा मौक़िफ़ वो नहीं है जो तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ तो अभी उन्होंने असम्बली में अपने मेंबरान से इस्तीफा दिलवाए और पूरा साल ऐसा ही गुजारा कि एक दिन के लिए भी असम्बली में नहीं गए, अवाम की नुमाइंदगी नहीं की, अवाम तो क्या अपने हल्कों की नुमाइंदगी नहीं की। लेकिन जब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से और अपोजिशन लीडर के हवाले से इनको एहसास हुआ तो दोबारा इन्होंने असम्बली में जाने का फैसला किया। कल वो क्या फैसला करते हैं ये वो जाने। मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा सिचुएशन में न मरकजी हुकूमत चलती है न सूबाई हुकूमत ही चलती है, पूरा निज़ाम जाम है और 23 करोड़ अवाम लावारिस है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, और इसके लिए अब मरकज में भी निगरान हुकूमतें बन जाएं, सूबों में भी, और एक यूनिफॉर्म तरीके से लोगों को। यानी आप इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि अगले जो 90 रोज जब मुकम्मल हो जाएंगे तो उस वक्त के अंदर ही कुली तौर पे इंतखाबात का माहौल बना दिया जाए? मैं यही अर्ज करता हूं कि इन 90 दिनों में हुकूमत राजी हो जाए तो जनरल इलेक्शन भी हो सकता है। अब इन हालात से निकलने का, इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है कि एक दिन तमाम पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन हो जाए। अच्छा सराजुल हक साहब, आपकी बात दुरुस्त है, यही होना चाहिए और यही एक हल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वफाकी हुकूमत अपनी हुकूमत को तहलील नहीं करती, वो कहती है हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, ये इलेक्शन जैसे होते हैं होने दें, तो क्या जमात इस्लामी इन इंतखाबात का हिस्सा बनेगी? देखिए, हम तो इंशाल्लाह जो आइंदा सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, उसमें हम जरूर हिस्सा लेंगे। और जनरल इलेक्शन के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। हमने उम्मीदवारान का चुनाव किया है और अपने कारकुनान को और अपने हल्कों को हर सतह पर फाल बनाने की कोशिश में है और लोग तैयार करे हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे और जुज़वी इलेक्शन है, ज़िम्नी इलेक्शन, इससे पाकिस्तान की सियासत में मजीद तलखी होगी। अमन व अमान का मसला अपनी जगह पर, माशी बदहाली का मसला अपनी जगह पर, इससे निकालने की सलाहियत इन हुकूमतों की नहीं है जो इस वक्त मौजूद है। तभी तो हम चाहते हैं कि एक जनरल इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। सराजुल हक साहब, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर हाजी गुलाम अली ये कहते हैं कि सूबे की हालत ऐसी है कि यहाँ पर दहशतगर्दी की हवा जन्म ले रही है, तो इस मौके के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आप उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या फिर ये समझते हैं कि अगर मैं इलेक्शन हो सकते हैं? तायीद नहीं करता हूँ मैं। मेरा मौक़िफ़ यही है कि ये निज़ाम फेल हो गया। ये जो PDM और PTI और पीपल पार्टी का सिस्टम है, ये फेल हो गया। अब इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अवाम को नई हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। अवाम को नई हुकूमत बनाने का मौका दिया। जो कराची में आप इलेक्शन जीते, बहुत बड़ी फतह थी और बहुत बड़ा एक मामला था। कराची में आप हुकूमत किसके साथ मिलकर बना रहे हैं? मेरी जमात जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसके रोशनी में हम यही चाहते हैं कि जमात इस्लामी एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है। हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए और हमें मजबूर न किया जाए कि उससे इत्तेहाद कर ले, उससे इत्तेहाद कर ले। जिन हलकों में इलेक्शन नहीं हुआ है, 11 हलके हैं, उसमें फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए। और जो 6 हलकों के बाद रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है,
हमारा कमीशन से यही दरख्वास्त है, अदालत से, कि वो अनाउंस किया जाए। तो अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में हमें इंशाअल्लाह ताला किसी के साथ इत्तेहाद करने की बजाय, फिर भी सिराज साहब आपको किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी, चाहे 6 अफराद की पड़े, 10 अफराद की पड़े या किसी बड़ी पार्टी की पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बढ़ाया। इन दोनों से अगर आप रुजू नहीं करते और इनको साथ नहीं मिलाते, फिर तीसरा ऑप्शन क्या है जमात के पास? नहीं, पहले तो यह है ना कि इंसाफ तो हो जाए ना, अवाम ने जिन पर एतमाद किया है उनको वो हक तो दिया जाए, रिजल्ट क्लियर तो किया जाए। अब तो बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जिनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये बात की बात है। हम चाहते हैं कि पहले उन 11 हम यही पूछना चाहते हैं, यासर ने यही सवाल किया है कि उस सूरत में अगर ये सारे जो चीजें आप कह रहे नहीं होती तो फिर आप तरजीह किसको देंगे, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ? ये हम अपने कारकुनान से मशवरा करेंगे, हम अपने लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के उनसे मशवरा करेंगे। लेकिन फिल वक्त हमारा फर्ज यह है कि लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है हम उसकी हिफाजत करें, अदालतों के जरिए भी और अवामी दबाव के जरिए भी। सिराज साहब, आपने कराची में बहुत अच्छी कैंपेन चलाई जिसके नतायज कुछ ऐसे रहे, लेकिन एमकेएम ये कहती है कि हमारे बाइकआउट की वजह से आपको इतनी नशिस्तें मिली हैं। आपने अपने जो कैंपेन है उसमें क्या तब्दीली लाई है कि बरसरे इक़्तिदार आने की आपने कोशिश की, और आम इंतखाबात में आपकी कैंपेन, आपके नैरेटिव में क्या तब्दीली होगी कि अवाम पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन को छोड़ के आपकी तरफ रुजू करें? देखिए, वहाँ अब कराची के अवाम के लिए जमात इस्लामी के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है, इसलिए कि पीपल पार्टी का चेहरा भी लोगों ने देखा, पीटीआई को भी लोगों ने देखा, और एमकेएम को तो एक बार नहीं 100 बार देखा, और अब भी वो मरकजी हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन इन सब ने कराची के अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, लोगों को हक नहीं दिया, मेरिट के बालादस्ती, कानून के बालादस्ती, ज़ाबिते की बालादस्ती, किसी चीज़ पर इन्होंने यानी अमल नहीं किया। इसलिए अवाम एक खूबसूरत कराची की तामीर के लिए अब जमात इस्लामी की तरफ आए हैं, और बाकी पाकिस्तान में भी हम जो पाकिस्तानियों के असल मसाइल है, असल इश्यूज है, उसको हम एड्रेस करते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन होता है दो सूबों में, पीडीएम और पीटीआई और पीपल पार्टी को, पंजाब में तो मुकम्मल इलेक्शन हो रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन तो नहीं है। पंजाब में तो अब ऐलान हो गया कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 90 रोज़ में इलेक्शन, रमज़ान शरीफ में इलेक्शन हो रहे हैं। तो क्या आप इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जाएंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, या जमाते इस्लामी समझती है कि सियासी मजहबी इत्तेहाद बनाएंगे की हैं, जिन लोगों ने अवाम को बार बार धोखा दिया है, इनमें से किसी के साथ हमारे जाने का इरादा नहीं है। इसलिए कि अवाम को क्या देंगे, ये तो अवाम खुद देख रहे हैं। हम एडजस्टमेंट, इत्तेहाद, इत्तेफाक और इल्हाक करेंगे अपने मुल्क के अवाम के साथ, जो पाकिस्तान को खूबसूरत, तरक्की याफ्ता, जदीद इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम अपने एजेंडे, अपने निशान और अपनी इश्यूज पर लोगों के पास जाएंगे। लेकिन सिराज साहब, अगर कराची की सूरत हाल देखी जाए तो वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपने मुलाकातें की, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें की। आप उनके साथ इल्हाक करें या ना करें, मुलाकातों से इशारा तो यही मिलता है कि किसी न किसी के साथ इल्हाक करके मेयर बनाया जाएगा। या लोकेशन पे अगर भाई के प्यारे भाई देखें, मुलाकातें तो होनी चाहिए सियासतदानों में। अगर आप एक शहर के रहने वाले हैं तो हम इस सियासत के कायल नहीं हैं जिसमें दुश्मनी हो, गाली गलोच हो। हम हमेशा आपस में डिस्कशन पर यकीन रखते हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरा हक ले ले और मैं उस पर खामोश रहूं। मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगा। चलिए, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो फिर आप इस इलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगे या आप किसी नई पोजीशन में जा रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कराने हैं तो सारे इकट्ठे ही करवाएं? नहीं, हम इलेक्शन के हक में है, लेकिन इस बयानी के साथ कि एक इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो और पूरे पाकिस्तान में हो। मैं यही कह रहा हूं कि अब आप जब पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन होंगे उसमें वक्त जाएंगे या ये जो फैसला हो गया इस इलेक्शन में भी जाएंगे? नहीं, हम इसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी मेहनत यही है कि जनरल इलेक्शन भी हो जाए ताकि अवाम बार बार इलेक्शन में जाने की बजाय, इसलिए कि आप जब खुद कहते हैं कि एक तरफ कर्जे हैं और एक इलेक्शन पर 72 अरब से ज्यादा खर्च आता है और 72 अरब आपके साथ नहीं है, तो फिर रास्ता तो यही है ना कि रोज रोज इलेक्शन करने की बजाय एक इलेक्शन कर ले,
और 5 साल के लिए हो। सिराजुल हक साहब, आपकी जमात के अंदर खुद एहतसाबी का अमल भी बहुत तेज होता है और कड़ा होता है। क्या जमात ने अब तक अपने पूरे निज़ाम के ऊपर तवज्जो दी कि इतने सालों से तगोदो कर रही हो जमात और आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने की कुंजी भी रही हो, करप्शन का कोई इल्ज़ाम भी ना हो, लेकिन उस सब के बावजूद जब इलेक्शन हो, आपके जलसे बहुत बड़े हों लेकिन टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा हो और आपके वोट कम हो, इसकी वजह क्या होती? प्यारे भाई, हमें आवाम से गिला नहीं है, हमें पाकिस्तान के इस निज़ाम से गिला है कि जब आपके ये जो मुअस्सर इदारे हैं पहले से तय करते हैं कि पंजाब उसको देना है, सिंध उसको देना है, बलूचिस्तान उसको देना है और KPK उसको देना है और प्लां हल्का उसको देना है और प्लां हल्का उसको देना है, इसलिए जब सिलेक्शन होता है तो जाहिर है सिलेक्शन में हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होगा उसमें जमात इस्लामी सबसे आगे होगी। जब ये फैसले होते हैं कि ये इस सूबा इसको देना है, तो एक वक्त में आप भी वजीर रहे हैं, फिर उस वक्त भी तो यही फैसला हुआ होगा, उस वक्त आपने वजारत आपको छोड़ देनी चाहिए थी। मैंने जब महसूस किया छोड़ भी दिया, जब बाजोड़ में एक दारुल उलूम पर हमला हुआ और हमारे कोई 80 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन है इसको अगवा किया जाता है पैसे की बुनियाद पर और जोर की बुनियाद पर। अवाम को जब मैंडेट देने का सही मौका मिला आज़ादाना माहौल में तो इंशाल्लाह हम गेन करेंगे। इसलिए तो मैं चाहता हूं ना कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो, इलेक्शन कमीशन के साथ माली इख्तियारात हो, अफरादी। अब आपने कराची में देखा ना कि इलेक्शन कमीशन का अपना अमला नहीं था तो पीपल पार्टी का कोई लगाया हुआ तहसीलदार, उसका कोई और अमले के लोग, उन्हीं के लोगों को उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर और जगह जगह ड्यूटियां दी, जिन्होंने एक एक्टिव पीपल पार्टी के वर्कर के तौर पर पोलिंग स्टेशन में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार बाइख्तियार हो जाए, माली लिहाज से भी और तंजीमी लिहाज से भी, अपराधी कुव्वत के लिहाज से भी। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो और बाइख्तियार होने के साथ साथ माली इंतजामात उसके बेहतर हों, फिर आवाम चुनाव करें, साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो उसका नतीजा कबूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बात ये हो रही है कि इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने चाहिए। कुली तौर पे इंतखाबात की हवा इस वक्त पैदा होनी चाहिए और एक ही समत को तमाम सियासत जानी चाहिए। ये टुकड़ों में अगर इंतखाबात होंगे तो ये भी पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ की तायीद की है अदालत आलिया ने फैसला देने के बाद, जो इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? अगर इलेक्शन कमीशन इसकी पटिशन में चला जाता है तो फिर PTI के पास क्या मौक़िफ़ है? क्या समझते हैं कि क्या इस मामले को लिंगर ऑन किया जा सकता है या फिर 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हो सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके मौक़िफ़ की तायीद जो है वो अदालत आलिया की जानिब से हो चुकी है। अब आप किस हद तक उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत आलिया के फैसले को मिन्नो कबूल करेगा? जी शुक्रिया बहुत, और ये मुबारकबाद पूरी कौम के लिए है बिलअमूम, और बिलखुसूस जो वाइब्रेंट मीडिया है जो पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती चाहता है और ये चाहता है कि मुल्क जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चले, ये उनके लिए मुबारकबाद है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसने पाबंद किया इलेक्शन कमीशन को कि 90 रोज के इंतखाबात के लिए के अंदर अंदर तारीख का ऐलान करें, ये इसने सारा प्रोसेस ट्रिगर कर दिया है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके ऊपर कोई अपील में जा सकते हैं लेकिन इस फैसले को स्टे नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को अब इंतखाबी शेड्यूल का और तारीख का ऐलान करना होगा, और इसके बाद अगर पंजाब में हो गया तो कोई दूसरी राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में ना हो सके। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील हो सकती है, लेकिन वो ऐसी अपील नहीं होगी कि वो प्रोसेस को स्टे कर देगी। ये असल में एक इब्तदाई मरला है जिसमें अवाम को कामयाबी हासिल हुई है और अदलिया ने आइन को बालादस्त रखा है। अब इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी
पाकिस्तान से मोहब्बत हो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उनके पुष्पनाओं के अंदर, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि मुल्क 4-5 महीने के बाद एक मरतबा फिर इंतखाबात में से गुजरे। वो ये चाहेंगे कि वो इंतखाब भी बिल्कुल फौरी तौर पे हो जाएं और पूरे मुल्क में आप 63 कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब करा रहे होंगे और 2 बड़े सूबों की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा रहे होंगे। उससे बदरजा बेहतर नहीं है कि आप मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करा दें। साहब आपने ये बड़ी बात की है, ये बड़ी बात की आपने। और अगर आपको ये ऑफर आती है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि आप कुछ अरसा रुक जाएं और हम सारे मिलके इलेक्शन करवा देते हैं पूरे पाकिस्तान में, एक ही वक्त में करवा देते हैं, तो फिर उस वक्त क्या आप वेट कर सकते हैं कोई 1 महीना मजीद टाइम का? राना साहब, मेरी इसमें पर्सनल ओपिनियन ये होगी कि कोई चीज भी पाकिस्तान में आइन और कानून के बरक्स नहीं होनी चाहिए। हम तो इसको वेट देंगे। अलबत्ता चूंकि तारीख जो है इंतखाबात की, अगर सारे मुल्क के अंदर इंतखाब होंगे और कोई पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ जाएंगे, कोई ऐसी कैफियत के मुतफिका तारीख के ऊपर बात हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ उसमें पीछे नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ चाहेगी कि अगर मार्च में इंतखाबात या अप्रैल में हो रहे हैं तो मई में हो जाएं और सारे मुल्क के अंदर इंतखाब बैक वक्त हो। ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा चौधरी साहब, ये तो सूट वफाकी हुकूमत को भी नहीं करता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात हो जाएं और फिर बाद में जाके वफाक के इंतखाबात हों या दीगर सूबों के हों तो वहाँ पर कौमी असम्बली के जो मेंबरान होंगे उनको किस हद तक अक्सरियत हासिल होगी, ये तो सूट उन्हें भी नहीं करता। क्या आपको ये लगता है कि वफाकी हुकूमत इस बारे में आपसे पहल करेगी, आपकी तरफ रुजू करेगी या बातों को किसी नुक्ते पर लाने के लिए कोशिश करेगी? देखिए, ये तहरीक इंसाफ के लिए तो विन विन सिचुएशन है कि अगर सूबाई इंतखाबात अलग हों और बाद में कौमी इंतखाबात हों। और इसके अंदर आप समझते हैं कि यानी तज्जिया निगारों का बड़ा वाज़ेह तज्जिया है कि इस वक्त 3/4 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ इंतखाबात को जीत जाएगी दोनों सूबों के अंदर। और अगर ये कैफियत होगी और हुकूमतें तहरीक इंसाफ की मजबूत तरीके से कायम हो जाएंगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौमी इंतखाबात का क्या नतीजा आने वाला है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हम महज अपना मफाद नहीं देखेंगे, मुल्क के मफाद को देखेंगे। और मुल्क के मफाद, अब आपकी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब ये बताएं, आप चूंकि आज बने हैं जेल भरो तहरीक के कन्वीनर भी, उस कमेटी के तर्जमान भी, सारा कुछ आपके ज़िम्मे, अब जेल भरो तहरीक तो खत्म होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगी। मैं उसकी वजह आपसे अर्ज करता हूँ। ये सूबाई इंतखाबात का ऐलान हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी ये कहना है कि हम पूरे मुल्क के अंदर इंतखाब चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि 63 यानी ज़िमनी इंतखाब हो 63 कौमी असम्बली के हल्कों में। इसलिए हम उस अपनी सियासी तहरीक को पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। तो आपके कारकुन गिरफ्तार होंगे, जेलों में जाएंगे, कैंपेन कौन करेगा, वोट कौन कास्ट करेगा? राना साहब, आपको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये जेल में जाना, जेल की रिहाई होके बाहर आना, ये तो लहू गर्म करने का है एक बहाना। हम ये सारी एक्सरसाइज करते हुए भी इंतखाबात में जाएंगे। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर एक सूबाई हल्के से 300 फर्ज करें हल्का है और 100 लोग भी अगर गिरफ्तार हो जाएं तो क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान कम पड़ जाएंगे? इस दबाव को बरकरार रखना अज़बज़ जरूरी है, सिर्फ उस वक्त तक के लिए कि जब यानी हुकूमत इस बात के ऊपर आ जाए। चले चौधरी साहब आप ये देखें, आप ये कहते हैं कि 100 कारकुनान भी हो जाएं तो पीटीआई के कारकुनान कम नहीं पड़ने वाले। एक तरफ आप ये बात करते हैं कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदार है। जब एक तरफ आपके तमाम कारकुनान जेल के अंदर होंगे, वो चाहे 100 की तादाद में एक हल्के से क्यों ना हो, तो दूसरी तरफ अगर टर्न आउट में कुछ फर्क आता है, पीटीआई कहीं से कम मार्जिन से हारती है, तो निगरान हुकूमत तो कह सकेगी कि आपने तो अपने कारकुनान को जेल में भेज दिया था, तो टर्न आउट इस नतीजे की वजह से कम हुआ। देखें, जब इंतखाब की तारीख आ जाएगी ना, उसके बाद इसके ऊपर फैसला करेंगे। क्या उम्मीद है आपको इंतखाबात की तारीख कब आएगी? कल? मुझे कभी उम्मीद है कि रमजान मुबारक के वक्त में इन दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाब हो रहे होंगे। नहीं, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन कब तक तारीख दे देगा जी? इलेक्शन कमीशन आपको उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में तारीख दे देगा? नहीं देगा तो जी यानी फिर उसके नताइज भुगतने के लिए तो इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए। यानी अगर फवाद चौधरी ने यह कह दिया था कि मुंशी की तरह दस्तखत कर देता है
और अगर अदालत के हुक्म पे भी नहीं चलेगा और किसी के अहकामात की यानी वो इंतजार कर रहा होगा, तो फिर तो मुंशी से भी बदतर सूरत हाल इसकी हो जाएगी ना जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी वक्त भी इंसान अपनी खताओं के ऊपर गौर करके वापस सिरात मुस्तकीम पे आ जाए तो उसके लिए भी बेहतर है और इज्तिमाई जिंदगी के लिए भी बेहतर है। अच्छा चौधरी साहब, पीटीआई के पास प्लान क्या होगा? पाकिस्तान की मुआशी बदहाली आपके सामने है, पाकिस्तान को कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ, मईशत किस तरीके से आगे बढ़ेगी। पीटीआई दोबारा से बरसरे इक्तदार अगर आती है तो आप कितने अरसे में देखते हैं कि पाकिस्तान सही समत में गामजन हो सकता है? क्योंकि वफाकी हुकूमत तो कहती है कि ये 3-4 सालों के अंदर भी बेहतर नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है, मैं बहुत ही मोहतात अगर आपसे बात करूं ना, ये 2 से 3 साल के अंदर पाकिस्तान एक दफा फिर फ्लाइट लेने की पोजीशन में होगा। वजह उसकी बिल्कुल सादा सी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो एक ऐसा यानी एतमाद रखते हैं कि वो जो हम 31 बिलियन डॉलर तक ले गए थे ना रिमिटेंसेस, और वो सारे पैसे बैंकिंग चैनल के जरिए आ रहे थे, ये दुगने भी हो सकते हैं। यानी अगर बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, रेमिटेंसेस आएंगी तो उसी से पाकिस्तान बेहतर हो सकेगा, लेकिन उसके लिए 2 से 3 साल का वक्त दरकार है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मुआशी और सियासी मंजरामे में मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। इंतखाबात कब होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, किसका क्या मौक़िफ़ है, ये आपके सामने बयान हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी भी बयान कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली को भी अयान कर दिया। वफाकी हुकूमत इस वक्त किस मूड में है? क्या वफाकी हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी? एक बुनियादी सवाल है। इनके अपने अंदर इत्तेहाद कितना बरकरार है, ये दूसरा सवाल है, और ये शायद बुनियादी सवाल से ज़्यादा अहम है, क्योंकि बहुत से बयानात ऐसे मंजर आम पे आ रहे हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब के आए, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के आए, अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के बयानात ने तहलका मचा रखा है, और जिसपे खबरें ये भी मंजर आम पे आ रही हैं कि चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने उनकी सरजनिश की और यह भी कहा है कि पार्टी का बयानिया जो है वो हर शख्स बयान नहीं करेगा, वो पार्टी ने जिसको मुंतखब कर रखा है सिर्फ उसी के मुंह से जारी किया जाएगा, बसूरत दीगर पार्टी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को क्या हुआ? भाई मुझे एक बात तो बताएं, उनके साथ क्या नहीं हुआ सर? मुझे एक सिर्फ ये बता दें। जेल में वो गया, मार उसे पड़ी, हर चीज़ उसे हुई, लेकिन लंदन जाने की बारी आई तो बेचारा यहाँ पे। आपको जलसे जुलूस की बारी आती है तो उसको खड़ा कर देते हैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड। आप चेक कर लें फुटेज में, आप जितनी फुटेज है चेक कर लें कि उसको तो खड़ा होना चाहिए साथ, लेकिन वो बेचारा पीछे लोगों को साइड पे करने के लिए इस तरह लगता है कि बेचारा सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे रहा है। ये तो ज्यादती है उसके साथ। उसके बाद उसका सूबा, वो सूबा जहां पर उसकी सियासत है, वो सूबा जहां से वो 2-3 नशिस्तें उनकी फैमिली जीतती है, वो सूबा जहां पर उनकी फैमिली, उनके खानदान के लोग जो है वो एक बड़े बाइज्जत और पीरी पीरी फकीरी वाला घराना उनका। अब उस सूबे में वो मरियम साहिबा जा रही हैं, उस सूबे की तंजीम साजी कर रही हैं, तो कैप्टन सफदर साहब को पूछे नहीं जा रहा। कैप्टन सफदर साहब के बदतरीन मुखालफिन जो हैं वो उस सूबे में उनको साथ लिया जाता है। कैप्टन सफदर की नशिस्तों पर दूसरे उम्मीदवारों को सपोर्ट करने वालों को वहां लिया जाता है। तो फिर उसके बाद इससे ज्यादा क्या रह जाता? मुझे एक बात बताएं, आप तलाल चौधरी को साथ ले जाते हैं, आप बाकी लोगों को साथ ले जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो बेचारा वो शख्स जो आप पार्टी के लिए भी मार खाता है, मरियम साहिबा का वो खामिद है, मजाजी खुदा है, और उनके साथ क्या होता? फिर वो बेचारा क्या करे? मुझे एक बात बताएं, वो क्या करे? वो यही करेगा ना जो उसने किया है, फिर उसने ऐसे ही करना था, फिर उन्होंने ये सारा कुछ ही करना था, और ये सारा कुछ उसने करके ये साबित कर दिया कि भाई मेरे अंदर सच बोलने की कुव्वत है। देखिए आज उसने बेड़ा गर्क कर दिया उस सारे झूठे बयानिए का। मुझे एक बात है, मरियम साहिबा बाजवा साहब को जो मुजरम करार दे रही हैं, उन्होंने क्या कि वोट किसने दिया बाजवा साहब को? उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने बता दिया कि वोट को इज्जत दो का बयानिया खत्म, जीरो हो चुका है। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये क्या क्या करते हैं, तो उन्होंने ये भी, उसने तो ये भी कह दिया कि आगे ये इलेक्शन जीतते नजर नहीं आ रहे,
जो शख्स ये कह रहे हैं कि मरियम साहिबा वजीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही, और वो ये कह रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ, वो एतबार किस पे कर रहे हैं, गौर करें आप, वो मरियम पे एतबार नहीं कर रहे। उनका बयान है कि मियाँ शहबाज शरीफ को अगर टाइम मिले तो मुल्क बच सकता है। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब मरियम को टाइम मिले तो भाई घर ये को भी आग नहीं, लगा राना साहब ये भी तो हो सकता है मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म बनती नहीं नजर आ रही, मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आला बनती नजर आ रही हूँ। मैं कह सकता है इस तरह का सवाल होता तो ये जवाब होता। के जामा मत अड़ते। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हजूर मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, चौधरी निसार से शुरू होने वाली बगावत कैप्टन सफ्तर तक आ गई है। आज कैप्टन सफ्तर को सिर्फ पाबंदे सलासल नहीं किया गया, उनकी जबान पर ताले लगवा दिए गए हैं। अब देखना तो यह है कि कैप्टन साहब ताले लगे रहने देंगे या ताले खोलेंगे या बोलेंगे। उनकी जुबान पर ताले लगा दिए गए हैं। चले खबर दे दूं आपको, ये मेरी खबर आज का दिन टाइम नोट कर लें। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि अगला हफ्ते जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो चीजें तब्दील हो चुकी होंगी। पहला दिन है, तब्दील हो गई हैं चीजें। आप याद करें मैंने डेट दी थी, इस डेट तक इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट चले जाए, ये हाई कोर्ट के बेंच पे चले जाए, ये जहां मर्जी चले जाएं, इलेक्शन होने। नंबर एक। नंबर दो, कैप्टन सफदर के मुताल्लिक ये फैसला कर लिया गया है कि जनाब आइंदा इंतखाबात जब भी होंगे, ना कैप्टन सफदर साहब को, ना कैप्टन सफदर साहब के भाई को, ना कैप्टन सफदर के किसी रिश्तेदार को टिकट ही नहीं दी जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? घर के आदमी हैं, नोकझोंक होती रहती है, टिकट से ही महरूम कर दिया जाए? मैं जो आपको आज बात कह रहा हूं ये नोट कर लीजिएगा यासर साहब, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अभी चाह रहा था कि मरियम साहिबा ने इस पर सख्त एक्शन ले लिया, नोटिस ले लिया। भाई उसने गलत क्या किया? क्या उसने यही कहा ना कि आप वोट को इज्जत दोगे, बयानिया खत्म हो गया? तो ऐसा ही है। उसने यही कहना है कि जिस मुस्लिम लीगी ने जुर्म किया है, वोट दिया है बाजवा साहब के एक्सटेंशन में, ये उन्होंने कहा है। तो सिवाय परवेज रशीद के तो मुझे बताएं उसने क्या मुस्लिम लीग ने वोट नहीं दिया? क्या मुस्लिम लीग ने खामोशी से ये सारा काम नहीं किया? उसने ठीक नहीं कहा कि उधर से जीत के आओ, तहरीक इंसाफ से इक्तदार इधर नजर आए तो इधर आ जाओ। भाई गलत उसने बात की कौन सी है? उसने कहा इमरान खान में मुझे रूहानियत नजर आई है और रूहानियत के मुझे इशारा मिला है और मैं माजरत चाहता हूं। अगर कैप्टन सफदर की ये बातें गलत हैं तो मरियम साहिबा आके कह दें जी कैप्टन सफदर झूठ है, वो कैप्टन सफदर झूठ बोल रहा था, उसकी बातें झूठी हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कह दें। अगर वो नहीं बोलती, खामोशी इख्तियार करती हैं, और उस पर आज तो मरियम औरंगजेब सब में सदके जाओ, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था हुई ये बात। टॉप ट्रेंड में वो बातें चल रही थी, पूरे पाकिस्तान में ये बात गुफ्तगू हो रही थी, हर टीवी टॉक शो में ये बात चल रही थी, तो उनको पता ही नहीं है। क्यों? अपने लोगों पे तवज्जो नहीं है ना, तवज्जो मुखालिफ पार्टीज के ऊपर है। तो अब तो वो भी मुखालिफ है ना, अब वो अपना कहा रहा ना भी ना दरार पड़ गई है। मैं कह रहा हूं टिकटें नहीं देनी, फैसला हो गया। मेरे पास तो ये इतला है कि शाहिद खान अब्बासी साहब को तो मनाने के लिए मरियम नवाज साहबा का उनके घर जाने का जो मंजरनामा है वो वजह। और भाई आप जिसके मर्जी घर चले जाएं, अभी तो पिंडी में कुछ लोग यूरोप चले गए हैं नाराज होके, उनको मनाने यूरोप कौन जाएगा? यूरोप में बैठे तो हैं। यूरोप में जो बैठे हैं वो यूरोप में उनको मनाने नहीं ना जाएंगे। यूरोप में कुछ लोग चले गए नाराज होके। हर शहर में आपको एक नया ग्रुप नजर आ रहा है। मैं आपको खबर दे रहा हूं यासर साहब, बड़ा बागी ग्रुप तैयार हो चुका है। अच्छा, इस बागी ग्रुप का नतीजा क्या निकलेगा? किसी नई मेरा गर्क हो जाएगा मुस्लिम लीग नून का। नहीं, कोई नई पार्टी तो बनती नजर नहीं आ रही। आ रही है पार्टी बनती। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं मैं घर जाऊंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। बाकी तो चले जाएंगे, बाकी तो खड़े हो जाएंगे ना। ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान चौधरी निसार ने ऐसे नहीं किया। चौधरी निसार ने जो तकरीर परसों की आपने सुनी है ना, उसमें उन्होंने कहा मेरे एहसान है मियाँ नवाज शरीफ पे, मुझ पे एहसान नहीं है। आप ज़रा इंतज़ार तो करें। ये जहाँ जहाँ पर जिन को इग्नोर कर रहे हैं ना, वहीं वहीं पे पार्टी नहीं बन रही है। ये अब्बासी साहब ने जो कल कहा है वहाँ पे एबटाबाद में, वो तो इनके उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़ा करने लगे हैं। और भाई KPK और पंजाब में मैंने पहले आपसे कहा था, पहले तो इनके लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है।
जो लड़ने के लिए तैयार हैं वो पीटीआई से तो बाद में मुकाबला करें, पहले अपने लोगों से मुकाबला करें। पहले तो इनको महंगाई से मुकाबला करना पड़ेगा। इनके खिलाफ सबसे बड़ी कंपेन महंगाई की होगी, इनके खिलाफ सबसे बड़ी कंपेन अवाम को बेरोजगार करने की होगी, फिर इनके खिलाफ कंपेन इनके अपने लोग करेंगे। पीटीआई को करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। अच्छा राना साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले माजी में ये होता था कि अपोजिशन जमातों में तोड़ फोड़ हुआ करती थी, हुकूमत की तरफ रुजू किया जाता था। अब हमें कुछ सालों से ये देखने में आया है कि हुकूमत में मौजूद लोग जो हैं वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। उसके पीछे वजूहात क्या? ये पीटीआई को भी हमने देखा है, पीएमएलएन को भी देखा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब लोग जो है ना, अब बहुत सी ताकतें जो है ना वो बेताकत हो गई हैं। बहुत सी ताकतें जो हैं वो उनके अमल वो जो है ना ताकतें, उनका इस्तेमाल जो है वो उस तरह नहीं रहा। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अब अवाम का रद्द-ए-अमल, अवाम किसके साथ है ये देखा जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी होता, लेकिन इस दफ़ा इतना कमाल हो गया कि जिसकी इंतहाई कोई। आप मुझे बताएं कि पहली दफ़ा हुआ है कि आप इक़्तिदार में हो और उसके बावजूद आप ना जीत सकें। आप इक़्तिदार में हो, आपके लोग आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाए। या सर मैं खबर दे दूं आपको, कल इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो, परसों इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो, इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसी वक्त सारे सर जोड़ के बैठ के ये अपोजिशन, अब इलेक्शन कमीशन के लिए नया इम्तिहान शुरू हो गया है। अगर वो अगली पिटीशन में जाते हैं उसमें भी वो उठ जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसमें भी उठ जाएंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, या तो इलेक्शन करवा दें तो या फिर एक सारे मुत्तफिका तौर पर ये फैसला कर लें कि जनाब कुछ देर इनको रोका जाए या कुछ देर इनको रोका। अच्छा, इसमें एक चीज पीपल्स पार्टी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने जमहूरी रवैये का, मैं समझता हूं, चले पीपल्स पार्टी कुली तौर पे इंतखाबात पे क्या राय रखती है इसी बारे में बात करते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत मशहूर है आपके वक्त के। कुंडी साहब, अदालत आलिया ने तो फैसला दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया कि 90 रोज में आप इंतखाबात करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यहाँ पे जीतता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये वफाक में मौजूद जमातों को सूट नहीं करता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इलेक्शन हो जाएं और फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शन बाद में हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ये बटे हुए इलेक्शन से है या कुली तौर पर इलेक्शन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज एक हाई कोर्ट का फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट का। देखें, पाकिस्तान में निज़ाम तो वो सूट करता है कि अगर आपका एक दिन में इलेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जब आपकी असेंबली टूटती है तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पड़ते हैं, और अगर आपका जो है टाइम पूरा होता है तो विद इन 60 डेज जो है वो इलेक्शन होना पड़ता है। तो अब क्योंकि आप देखें कौमी असेंबली से रिजल्यूशंस आई हैं, उसके इलेक्शन हो रहे हैं। पहले उसमें जो है 33 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट भी फाइनल कर ली है, हमारे पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, कैंपेन भी हो रही है, और पीडीएम ने इसका बाइकआउट किया हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसने अभी तक बाइकआउट नहीं किया, बल्कि आज भी पीएमएलएन का वफ्द मिला था हमारी पार्टी लीडरशिप से कि हमें बाइकआउट करना चाहिए। उसी पार्टी नून लीग के वफद ने कहा है कि इसका बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टियां पीडीएम की पार्टियां जो हैं वो बाइकआउट कर रही हैं और बाकी पार्टी बाइकआउट कर जो पीडीएम से बाहर हैं। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, जिस पे पार्टी की एक मीटिंग हुई है, और उसके बाद अब हम पीएम इसके ऊपर और फोर्स कर रहे हैं कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि मोहतरमा शहीद ने कहा था कि मेरी सियासी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने 85 के इलेक्शन का बाइकआउट किया था। लिहाजा अब देखें, इलेक्शन है तो 3 महीने का, क्योंकि जब ये इलेक्शन मार्च में होंगे तो उसके बाद जो है अगस्त में फिर ये कौमी असेंबली में तहलील होने हैं, और फिर जो है अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। तो फिर इसलिए डेफिनेटली वो चीज़ उसको भी मद्देनजर रखते हुए, लेकिन जो है चाहे इलेक्शन 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हमें फील्ड जो है वो खाली नहीं। अच्छा कुंडी साहब, फिर एक बात बताइए, अगर पीडीएम ने इलेक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं था, उन्होंने बाइकआउट ही करना था, तो फिर जिस तरह इतना अरसा लिंगर ऑन करवाया गया, फिर मजीद लिंगर ऑन करवा लिया जाता, ना इस्तीफे कबूल किए जाते? हमारे दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े एहतजाज कर रहे थे और बार बार चीज़ें कर रहे थे कि जी हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए, हमारे इस्तीफे कबूल किया जाए। और जब इस्तीफे कबूल होना शुरू हो गए फिर कह रहे नहीं नहीं इस्तीफे कबूल नहीं किए जाए, हमें तो पार्लियामेंट में आना है। अगर आपने इस्तीफे दिए हैं तो फिर दोबारा इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में अगर आपने तो अपने इस्तीफे दिए क्यों थे, उसी वक्त वापस ले लेते कि चलो ठीक है हमसे सियासी गलती हो चुकी है,
और हम वापस आना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं, हम इस्तीफे देते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है हम दोबारा असम्बली में आना चाहते हैं। तो ये मन तक तो मुझे खैर समझ नहीं आ रही। उनकी ये ख्वाहिश थी कि यार शायद पूरे हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी और पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अब आइन और कानून के मुताबिक आपने पंजाब असम्बली का और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है को इलेक्शन कराए 90 दिन के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा कहती है कि आइन के मुताबिक जो भी आइन में लिखा है आइन को हमें फॉलो करना चाहिए और उस पर एक चीज़ होनी चाहिए। पंडित साहब, आपने पहले भी कहा आइन पे जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसकी हमायत की, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। मैं तो आपके आने से पहले खुद भी कह रहा था। तो अब क्या ये पंजाब और केपी के इलेक्शन में अगर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर हुकूमत जाना चाहती है इसमें पार्टी बनकर कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या इलेक्शन कमीशन जाता है और हुकूमत उसकी सपोर्ट करती है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसकी हमायत करेगी या मुखालफत? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद इसकी हमायत बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मैं पार्टी पे इस पर हमारा अफसर ने, पार्टी लीडरशिप ने ये फैसला करना है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि जहाँ तक मैं पार्टी में इतना अरसा रहा हूँ, पार्टी कभी भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेगी कि हम इसकी हमायत करेंगे, कि क्योंकि हम आइन बनाने वाली पार्टी हैं। पाकिस्तान को आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल करने 73 के आइन को हमने ही किया। तो हम भी यही कहते हैं कि जो आइन के मुताबिक है, जो चीज़ है आइन के मुताबिक चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी बुक चलना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक ही होनी चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, अगर मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो एक मुआशी गिरदाब मुसल्लत है, इससे निकलने के लिए हुकूमती पॉलिसियों को क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही समझती है? आप समझते हैं कि अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर हो जाएगी और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाएगा इलेक्शन में जाने का? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कुछ चीज़ों से एग्री न करे, लेकिन हम ये है कि वो मीडिया के जरिए बात नहीं करते। हमें जो चीज़ों पे एतराज़ होते हैं, हम आपस में बैठकर अपने रिजर्वेशन जो होते हैं, अपनी मशावरत, अपनी जो है सिफारिशात हुकूमत को देते रहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और डेफिनेटली फिर हमें जो चीज़ भी हम हुकूमत के हिस्से, हमें सब कुछ को ऑन भी करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते हम इस चीज़ को ऑन करते और इस चीज़ को ऑन नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हमारी टीम लगी हुई है, हम तमाम जमातें आपस में लगे हुए हैं, क्योंकि हमेशा अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, अच्छी हुकूमत होती है जो मुल्क को बहरानों से निकाले। और इंशाअल्लाह ताला हम फैसल करीम कुंडी साहब, आपके हल्के में भी इलेक्शन हो रहे हैं, आप भी गालिबन इलेक्शन लड़ेंगे, और मौलाना साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहे हैं या मुकम्मल तौर पर वो आउट हो गए? अब तक जो नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं, मौलाना साहब ने, क्योंकि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो मौलाना साहब के अभी तक तो नहीं, मतलब कैंडिडेट तो गुजर गए। मौलाना साहब के कैंडिडेट ने जो है वो अभी तक नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं किए, मतलब अभी तो टाइम गुजर गया, उन्होंने नहीं किए, बल्कि PMLN के 1-2 कैंडिडेट्स ने जो है वो जमा किए कहा। तो आप मौलाना साहब से वोट लेने, मदद, सपोर्ट मांगने जाएंगे? मैं पाकिस्तान के और डेर इस्माइल खान के हर शहरी से वोट मांगने जाऊंगा, चाहे वो मौलाना साहब हो चाहे कोई हो। हमारा तो काम ही वोट मांगना है, चाहे हम हर किसी के पास वोट मांगने जाएंगे, हर किसी के पास वोट मांगने जाएंगे। और मजमूई तौर पे सूरत हाल ये है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए, लेकिन आईनी तौर पे इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना लाजिम है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।